आज हम अध्ययन करेंगे 11वीं बायोलॉजी के अंतर्गत किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा 11वीं बायोलॉजी के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, जिसके अंतर्गत हम लोग विशेष रूप से बैक्टीरिया का, माइकोप्लाज्मा का, एक्टिनोमाइसीट्स का और साइनोबैक्टीरिया, जिसको कहना चाहिए हम लोग नीलहरी शैवाल भी कहते हैं, इसका हम लोग पहले से ही थ्योरिकल अध्ययन कर लिए हैं। तो थ्योरिकल अध्ययन करने के बाद हम लोग किंगडम मोनेरा के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इन सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे। ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एक मानक स्तर का कहना चाहिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि जो विभिन्न कंपटीशन परीक्षा होते हैं जो उच्च लेवल के होते हैं, जैसे कि नीट का परीक्षा होता है, छत्तीसगढ़ में व्यापम का टेस्ट होता है लेक्चरर बनने के लिए, भारत में केंद्रीय विद्यालय या नवोदय विद्यालय में पीजीटी बनने के लिए जो ऑब्जेक्टिव आधारित टेस्ट होते हैं, या फिर जो सेट या फिर नेट का एग्ज़ाम होते हैं, इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। क्योंकि ये देखा गया है अपने भारत में, चाहे लेक्चरर भर्ती हो, चाहे पीजीटी भर्ती हो, चाहे नेट एग्ज़ाम हो, चाहे सेट एग्ज़ाम हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एग्ज़ाम हो, चाहे नीट एग्ज़ाम हो डॉक्टर बनने के लिए, भारत में ये सभी एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव आधारित ही होते हैं। लेकिन ऑब्जेक्टिव अध्ययन करने से पहले आप लोगों को पहले थ्योरिकल अध्ययन करना पड़ेगा। तो किंगडम मोनेरा के अंतर्गत जो मेरा थ्योरिकल वीडियो है, जो मेरे यूट्यूब चैनल में है, उसको आप लोग पहले देखिए। आपके पास जो भी बुक है उसको आप लोग पहले अध्ययन करिए, ठीक है। उसके बाद कहना चाहिए अब उसी चैप्टर से अधिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिए, क्योंकि कुछ ऐसे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलते हैं जो थ्योरिकल में या फिर बुक में नहीं मिल पाता है, ठीक है जी। तो आप कहना चाहिए पहले थ्योरी अध्ययन करिए और उसके बाद ऑब्जेक्टिव आधारित प्रैक्टिस करिए। ऐसा करने से आपको विशेष रूप से लाभ मिलेगा, ठीक है। तो चलते हैं आज का पहला क्वेश्चन। जीवाणु की सर्वप्रथम खोज किसने की? जीवाणु की सर्वप्रथम खोज किसने की? तो आप सभी को पता होगा जीवाणु का खोज किसने किया है? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने। एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने। तो ऑप्शन क्या है यहाँ पर? डी, ठीक है जी। इसी कारण कहना चाहिए जो एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक है, इनको कहना चाहिए क्या कहा जाता है? फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, जीवाणु विज्ञान के जनक कहे जाते हैं। क्लियर? क्योंकि रॉबर्ट कोच कहना चाहिए मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी के जनक कहलाते हैं। लुई पाश्चर रेबीज का वैक्सीन तैयार किए हैं। रॉबर्ट हुक 1665 में कोशिका का खोज किए हैं, ठीक है जी। ये सभी कहना चाहिए बायोलॉजी के बहुत ही प्रसिद्ध साइंटिस्ट हैं। अगला क्वेश्चन है, जीवाणुओं को आरएनए जीन्स के आधार पर विभाजित किया गया है। मतलब जीवाणुओं में कहना चाहिए जो आरएनए होती है, राइबोसोमल आरएनए होती है, ठीक है। ये एक प्रकार के जीन्स है ये। हालांकि कहना चाहिए जो डीएनए होते हैं वो कहना चाहिए उनके टुकड़े को ही जीन्स कहा जाता है। तो यहाँ पर समझिए जो जीवाणु होते हैं उनको आरएनए जीन्स के आधार पर विभाजित किया गया है। मतलब इसको आधार मानकर इनको किस में विभाजित किया गया है? ग्राम पॉजिटिव, ग्राम निगेटिव, बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसीट्स, माइकोप्लाज्मा, ये सब कहना चाहिए किंगडम मोनेरा के ही अंतर्गत आते हैं। तो ग्राम पॉजिटिव, ग्राम निगेटिव तो नहीं है, ठीक है। यहाँ पर है बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया। बैक्टीरिया मतलब जीवाणु और आर्की बैक्टीरिया मतलब आद्य बैक्टीरिया, मतलब ओल्ड बैक्टीरिया। तो जो ओल्ड बैक्टीरिया है और जो आधुनिक बैक्टीरिया है, तो इनको कहना चाहिए कि इसके आधार पर विभाजित किया गया है, आरएनए के आधार पर विभाजित किया गया है। तो यहाँ पर कहना चाहिए उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्लियर?
आगे क्वेश्चन है, जीवाणुओं को पादप माना जाता है क्योंकि आप लोग भी सुने होंगे कई वैज्ञानिक जीवाणु को पादप मानते हैं क्योंकि कहने चाहिए इसमें पादप के समान क्या पाए जाते हैं, लक्षण पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन है। कठोर सेल वाल के कारण, मतलब कठोर कोशिका भित्ति के कारण, हरे रंग के कारण, जनन के कारण और सर्वव्यापी के कारण। तो यहाँ पर जीवाणुओं को पादप माना जाता है क्योंकि इसमें पौधों के समान क्या पाए जाते हैं, कठोर सेल वाल पाई जाती है। क्या पाई जाती है, कठोर सेल वाल, जिसके कारण जीवाणुओं को क्या माना जाता है, पादप माना जाता है। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा, ए, मतलब कठोर सेल वाल के कारण। क्लियर। आगे है, जीवाणु की कोशिका झिल्ली बनी होती है। जीवाणु की कोशिका झिल्ली बनी होती है। तो यहाँ पर आप लोग याद रखेंगे, केवल जीवाणु की कोशिका झिल्ली ही नहीं, कोई भी सेल, चाहे प्लांट सेल हो, चाहे एनिमल सेल हो, चाहे कवक का सेल हो, चाहे जीवाणु का कहना चाहिए सेल हो, इनकी जो कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका झिल्ली का दूसरा नाम क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। तो ये सेल मेम्ब्रेन वास्तव में किससे बनी होती है, प्रोटीन वसा प्रोटीन। मतलब वास्तव में जो सेल मेम्ब्रेन होती है, हम लोग सामान्य चित्र से दिखाई देते हैं तो केवल एक झिल्ली दिखाई देती है, लेकिन वास्तव में उसमें कितने झिल्ली होते हैं, 2 झिल्ली होते हैं, आउटर सेल मेम्ब्रेन और इनर सेल मेम्ब्रेन। जैसे कि ये कोशिका है, क्या है, ये कोशिका है। तो इसको वास्तव में हम लोग जब ध्यान से देखेंगे तो इसमें कहना चाहिए 2 मेम्ब्रेन होती है, एक को कहना चाहिए आउटर सेल मेम्ब्रेन और एक को कहना चाहिए इनर सेल मेम्ब्रेन। ये कोशिका है, मान लो कोशिका के मध्य में क्या होती है, केंद्रक होती है। तो हमको यहाँ पर बताना है कि जो कहना चाहिए, ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये किससे बनी होती है। यदि कहना चाहिए ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसका हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये कहना चाहिए 3 लेयर की बनी होती है। तो आउटर क्या होता है, प्रोटीन, मध्य भाग किससे, वसा, फिर इनर प्रोटीन। तो प्रोटीन वसा प्रोटीन, या फिर इनको कहा जाता है लिपोप्रोटीन। क्या कहा जाता है इसको, लिपोप्रोटीन, क्योंकि लिपो मतलब वसा और प्रोटीन ऑलरेडी है, तो लिपोप्रोटीन कहिए या फिर प्रोटीन वसा प्रोटीन कहिए। ठीक है जी। चाहे अमीबा का हो, चाहे एनिमल का हो, चाहे प्लांट का हो, जितने भी कोशिका होती है उनकी सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, प्रोटीन वसा प्रोटीन, जिसको कहना चाहिए लिपोप्रोटीन भी कह सकते हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, जीवाणु जिसकी कोशा में एक मोड़ पाया जाता है। एक ऐसे जीवाणु आप लोग बताइए जिनके कोशिका में या कोशा में केवल एक मोड़ पाया जाता है। ये वास्तव में कहना चाहिए ये क्या है, ये कौमा है। जैसे कि बेटा जो बैक्टीरिया होते हैं, जो जीवाणु होते हैं, उनके आकार अलग अलग होते हैं। ठीक है, एक होता है जैसे कि कोकस, कोकस मतलब ऐसे गोलाकार होता है। ठीक है, वाइब्रियो ऐसे कौमाकार होता है, वाइब्रियो। ठीक है, और जो बेसिलस होता है वो इस प्रकार से कहना चाहिए छड़ाकार होते हैं, और फ्लैजिलम के आधार पर ये और कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है जीवाणु जिसकी कोशा में एक कोण या एक मोड़ पाया जाता है, कौमा पाया जाता है, तो इसका उत्तर क्या है, वाइब्रियो कॉलरी। वाइब्रियो कॉलरी एक जीवाणु है जिनकी सहायता से कहना चाहिए कॉलरा मतलब हैजा रोग होता है। ठीक है जी। आगे और इसका हम लोग अध्ययन किए हैं, आप लोग यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं। आगे है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव जीवाणु में मुख्य अंतर किसकी रचना में होती है। आप लोगों को पता होगा जो जीवाणु होता है उसको ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव 2 भागों में विभाजित किया जाता है। मान लो कोई बैक्टीरिया है, उसको कहना चाहिए हम लोग रंगने का कार्य करते हैं।
किसी रंजक से स्टेनिंग करते हैं तब यदि वो कहना चाहिए पर्पल कलर ग्रहण कर लेते हैं तब उसको ग्राम पॉजिटिव कहा जाता है। यदि स्टेनिंग के बाद, रंजक के बाद यदि कहना चाहिए पर्पल कलर ग्रहण नहीं करते हैं तब उस जीवाणु को क्या कहा जाता है? ग्राम निगेटिव जीवाणु कहा जाता है। क्लियर? और दोनों में विशेष रूप से कहना चाहिए जो 4-5 अंतर है उसको आप लोग देख लेंगे। तो ग्राम पॉजिटिव व ग्राम निगेटिव जीवाणु में मुख्य अंतर किसकी रचना में होती है? तो यहाँ पर है उत्तर कोशिका भित्ति, क्योंकि कहना चाहिए जो ग्राम पॉजिटिव होती है इनकी कोशिका भित्ति मोटी होती है, ग्राम निगेटिव इनकी कोशिका भित्ति क्या होती है? पतली होती है। बाकी जो सिलिया है, न्यूक्लियोलस है, साइटोप्लाज्म है, इनमें कोई अंतर नहीं होती है। ठीक है। एक और अंतर विशेष रूप से होता है, ग्राम पॉजिटिव में टिकोइक अम्ल पाई जाती है और ग्राम निगेटिव में टिकोइक अम्ल नहीं पाई जाती है, लेकिन वह ऑप्शन यहाँ पर नहीं है। क्लियर? आगे क्वेश्चन है, म्यूरेमिक अम्ल किसकी कोशिका भित्ति में पाई जाती है? म्यूरेमिक अम्ल किसकी कोशिका भित्ति में पाई जाती है? तो उत्तर यहाँ पर क्या है? जीवाणु व नीलहरित शैवाल। जीवाणु व नीलहरित शैवाल। नीलहरित शैवाल मतलब साइनोबैक्टीरिया। ठीक है जी। हम लोग विशेष रूप से अध्ययन किए हैं जो जीवाणु होती है, जो किंगडम मोनेरा होती है, इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है, मतलब सेल मेम्ब्रेन की चारों तरफ एक मोटी भित्ति पाई जाती है जिसको क्या कहा जाता है? कोशिका भित्ति या फिर सेल वॉल। और ये जो कोशिका भित्ति होते हैं 5 जगत में केवल 3 जगत में पाए जाते हैं। किंगडम मोनेरा में पाए जाते हैं, किंगडम फंजाई में पाए जाते हैं और किंगडम प्लांटी में पाए जाते हैं। एनेमेलिया और प्रोटिस्टा में नहीं पाई जाती है, उसमें केवल सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। ठीक है जी। जैसे कि एक उदाहरण है, ये कहना चाहिए क्या है? ये सेल मेम्ब्रेन है। ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है इसके आउटर में एक और कहना चाहिए क्या पाई जाती है? वॉल पाई जाती है। ये कहना चाहिए मोटी होती है। ठीक है। ये कहना चाहिए सेल मेम्ब्रेन की अपेक्षा क्या होती है? ये मोटी होती है। इसी को क्या कहा जाता है? सेल वॉल, मतलब कोशिका भित्ति। तो जो बैक्टीरिया होती है, जो किंगडम मोनेरा होती है, विशेष रूप से बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, इनकी जो सेल वॉल की विशेषता होती है ये पेप्टिडोग्लाइकान की बनी होती है। एक रासायनिक पदार्थ है पेप्टिडोग्लाइकान की, और इसमें नाग और नाम, इसमें क्या पाई जाती है? NAM और NAG, नाग और नाम। NACTL, Na मतलब क्या होता है? N-एसिटियल, और M मतलब म्यूरेमिक अम्ल, और G मतलब ग्लूकोसेमाइन। तो बैक्टीरिया सेल वॉल की विशेषता होती है पेप्टिडोग्लाइकान पाई जाती है, NAM नाम पाई जाती है, NAG नॉक पाई जाती है, और इसमें विशेष रूप से कहना चाहिए पॉलीसेकेराइड भी पाई जाती है। क्लियर? तो उत्तर क्या आ जाएगा? किसकी कोशिका भित्ति में म्यूरेमिक अम्ल पाई जाती है? या फिर यहाँ पर याद रखेंगे पेप्टिडोग्लाइकान, NAM, NAG, पॉलीसेकेराइड। ठीक है। आगे जैसे आप लोग जाएंगे कवक में, तो कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो कवक की कोशिका भित्ति बनी होती है काइटिन। किसकी बनी होती है? काइटिन। काइटिन भी एक क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट ही है, पॉलीसेकेराइड ही है। अब आगे जाएंगे पादप में, तो पादप की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से बनी होती है। सेल्यूलोज भी क्या है? एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट ही है, पॉलीसेकेराइड ही है। तो इन सबको आपको विशेष रूप से याद करके रखना है। कोशिका भित्ति जिसमें पाई जाती है, जैसे पौधों में पाई जाती है, तो पौधों को क्या प्रदान करती है? कठोरता प्रदान करती है, यांत्रिक सहारा प्रदान करती है, रक्षा करती है, गुरुत्वाकर्षण के विपरीत पौधे को कहना चाहिए सीधे खड़े रखने में मदद करती है। हमारे शरीर में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। यदि मान लो हमारे शरीर में कोशिका भित्ति पाई जाती, हमारे कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती, हमारा जो त्वचा वो सॉफ्ट नहीं होता, वो पौधों के समान क्या हो जाता? कठोर हो जाता।
और यहाँ पर गति या फिर प्रचलन होने में क्या होता, दिक्कत होगा। क्लियर। आगे क्वेश्चन है, गलत कथन पर विचार कीजिए। गलत कथन पर विचार कीजिए। कोकस गोलाकार, सही। बेसिलस छड़ाकार, सही। वाइब्रियो कौमाकार, ये भी सही। एम्फीट्राइकस दोनों सिरा में फ्लैजिला, ये भी सही। पेरीट्राइकस केवल एक फ्लैजिला, यही ऑप्शन गलत है। ठीक है जी। जो जीवाणु होती है उनकी आकार अलग अलग होती है, तो ये सब कहना चाहिए जीवाणु के आकार को व्यक्त करते हैं। किसके आकार को व्यक्त करते हैं, जीवाणु के। जैसे एक उदाहरण देखते हैं, गोलाकार, तो कहना चाहिए इस प्रकार का जीवाणु पाया जाएगा, इसका आकार इस प्रकार से रहेगा, तब उसको कोकस कहा गया है। बेसिलस मतलब छड़ाकार, कुछ जीवाणु कहना चाहिए इस प्रकार से छड़ाकार होते हैं, इसको कहना चाहिए बेसिलस। वाइब्रियो ये कहना चाहिए इस प्रकार से, जैसे हिंदी में हम लोग लिखते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं तो बीच बीच में ऐसे कॉमा लगाते हैं, इस प्रकार से, ये कॉमाकार। वाइब्रियो कोलरी जो कहना चाहिए हैजा उत्पन्न करते हैं, कॉलरा उत्पन्न करते हैं, ये इसी प्रकार की कहना चाहिए जीवाणु होते हैं। उसके बाद फ्लैजिला के आधार पर ये कई प्रकार के होते हैं। जो जीवाणु होते हैं उनमें कहना चाहिए क्या पाई जाती है, फ्लैजिला पाई जाती है उनके शरीर में। तो एक उदाहरण देखते हैं फ्लैजिला के आधार पर, जैसे कि ए ट्राइकस, ए लिख देते हैं मतलब अब्सेंट, ए लिख देते हैं मतलब अब्सेंट। तो ऐसे जीवाणु जिसमें कहना चाहिए कोई फ्लैजिला नहीं पाई जाती है, ऐसे जीवाणु जिसमें कोई फ्लैजिला नहीं पाई जाती, ए ट्राइकस कहलाती है। क्या कहलाती है, ए ट्राइकस। और मान लो कहना चाहिए ये जीवाणु है, ये क्या है, जीवाणु है, इनके एक सिरे में केवल एक फ्लैजिला पाई जाती है, इनके एक सिरे में केवल एक ही ए फ्लैजिला पाई जाती है, तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोट्राइकस। मोनो मतलब एक, मोनो मतलब एक, तो केवल एक सिरे में एक ही फ्लैजिला पाई जाती है, तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोट्राइकस। क्लियर। और मान लो कहना चाहिए एक सिरे में इस प्रकार से एक गुच्छे के रूप में पाई जाती है, तब इसको क्या बोलेंगे हम लोग, लोफोट्राइकस। लोफोट्राइकस। यदि नहीं है तो ए ट्राइकस, केवल एक है तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोट्राइकस। यहाँ पर एक गुच्छे के रूप में पाए जाएंगे लेकिन केवल एक सिरे में पाए जाएंगे, तब इसको क्या बोलेंगे, लोफोट्राइकस। और यदि इस सिरे में भी कहना चाहिए फ्लैजिला की गुच्छे पाई जाती है दोनों सिरे में, तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एम्फीट्राइकस, मतलब दोनों सिरे में फ्लैजिला पाए जाते हैं। क्लियर। पेरीट्राइकस, पेरीट्राइकस मतलब पूरी शरीर में कहना चाहिए फ्लैजिला पाई जाती है, यह बैक्टीरिया है, पूरी शरीर में क्या पाया जाएगा, फ्लैजिला पाया जाएगा, तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पेरीट्राइकस। तो यहाँ पर आपको गलत कथन पर विचार कीजिए, तो यहाँ पर जो लास्ट ऑप्शन है ई, पेरीट्राइकस केवल एक फ्लैजिला, तो यही ऑप्शन क्या है, गलत है। तो उत्तर क्या आ जाएगा, यहाँ पर ई आ जाएगा। क्लियर। आगे चलते हैं, ई कोलाई जीवाणु पाए जाते हैं। 12वीं वालों को विशेष रूप से याद होगा, क्योंकि 12वीं के जो स्टूडेंट्स हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग या फिर बायोटेक्नोलॉजी का अध्ययन कर लिए हैं, या फिर मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों की भूमिका ये भी पढ़ लिए हैं। तो जो ई कोलाई नामक जीवाणु होते हैं ये विशेष रूप से कहाँ पाए जाते हैं, ये जो मानव होते हैं, ह्यूमन होते हैं, उनके कहना चाहिए बड़ी आंत में पाई जाती है। इसमें पाई जाती है, बड़ी आंत में, और सामान्य तौर पर ये बड़ी आंत में पाई जाती है। और विटामिन B12 का कहना चाहिए सेक्रेशन करते हैं, मतलब हमारे लिए हानिकारक नहीं होते हैं। और जेनेटिक इंजीनियरिंग में, बायोटेक्नोलॉजी में जितना भी रिसर्च हुआ है उसमें से अधिकांश किस पर रिसर्च हुए हैं, ई कोलाई नामक बैक्टीरिया पर। और पौधों में जो रिसर्च हुए हैं वो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस नामक बैक्टीरिया पर हुए हैं। ठीक है जी। और एनिमल में बोलेंगे, मैमल्स में बोलेंगे, तो सबसे अधिक रिसर्च किस एनिमल पर हुई है, चूहे पर, रेट्स पर। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, जीवाणु कोशिका में मीजोसोम्स होते हैं,
जीवाणु कोशिका में मीजोसोम्स होते हैं। प्लाज्मिड गलत। दो कोशिका के बीच संबंध गलत। उत्सर्जन अंग गलत। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अंतर्वलन है जो श्वसन में भाग लेते हैं। ठीक है जी, ये सही, क्योंकि जो जीवाणु होते हैं आप लोगों को पता होगा जीवाणु मतलब क्या है, प्रोकैरियोटिक कोशिका है। जो 5 जगत है उसमें जो किंगडम मोनेरा है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका है उसमें। बाकी जो 4 जगत है उसमें क्या है, यूकैरियोटिक कोशिका है। तो यूकैरियोटिक कोशिका मतलब आधुनिक कोशिका, और आधुनिक कोशिका के अंतर्गत न्यूक्लियस भी स्पष्ट रूप से पाए जाएंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी पाए जाएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाएंगे, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम, मतलब सेल के अंदर जितने भी आर्गन होती हो सब यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं। लेकिन जीवाणु की कोशिका क्या होती है, प्रोकैरियोटिक होती है। तो इनमें माइटोकॉन्ड्रिया का क्या होता है, अभाव होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या कार्य करते हैं, कोशिका में श्वसन का कार्य करते हैं। तो जीवाणु कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया तो नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जीवाणु श्वसन नहीं कर सकता, कोई दूसरा ऑप्शन होता है। तो कहना चाहिए जो मीजोसोम्स होते हैं, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो अंतर्वलन होकर मीजोसोम्स बनाते हैं, और ये मीजोसोम्स ही क्या कार्य करते हैं, रेस्पिरेशन का कार्य करते हैं। क्लियर। जैसे कि मान लो ये एक क्या है, ये सेल मेम्ब्रेन है, लेकिन ये जो सेल मेम्ब्रेन होता है यहाँ पर इस प्रकार से अंतर्वलन बना लेते हैं, मतलब अंदर की तरफ एक फोल्ड बना लेते हैं। ठीक है, चूँकि जीवाणु कोशिका है तो इसमें इस प्रकार से कहना चाहिए न्यूक्लियस पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, न्यूक्लियस। और इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। जैसे कि हम लोग अध्ययन करेंगे यूकैरियोटिक कोशिका, तो यूकैरियोटिक कोशिका में इसको हम लोग ऐसे बना देंगे न्यूक्लियस, और ये चारों तरफ जो मेम्ब्रेन होती है उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। लेकिन जीवाणु कोशिका में ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं एब्सेंट होते हैं। ठीक है जी, इसी कारण कहना चाहिए बैक्टीरिया में जो न्यूक्लियस होते हैं उसको क्या कहा जाता है, न्यूक्लियाइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, न्यूक्लियाइड। न्यूक्लियस नहीं कहते हैं, न्यूक्लियाइड कहा जाता है। और ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये इस प्रकार से अंतर्वलन करती है और इस प्रकार से कार्गन बना लेती है। इसी को क्या कहा जाता है, मीजोसोम्स। क्या कहा जाता है, मीजोसोम्स। यही क्या कार्य करता है, श्वसन का कार्य करता है। क्लियर। तो यहाँ पर उत्तर क्या आ जाएगा, डी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक फोल्ड है जो श्वसन का कार्य करता है। क्लियर। आगे है प्लाज्मिड किसके बाह्य गुणसूत्री आनुवंशिक पदार्थ है। तो आप सब लोगों को पता होगा ये जो प्लाज्मिड होते हैं इनका दूसरा नाम क्या होता है, आप लोग को थ्योरिकल में पढ़ाते पढ़ाते बताया था। इनको कहा जाता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस पदार्थ। एक उदाहरण देता हूँ पहले आप लोग को मैं। जैसे कि हम लोग जाते हैं एनिमल सेल में, प्लांट सेल में, कवक सेल में, केवल अभी यहाँ पर हम लोग बैक्टीरिया का सेल जो छोड़ देते हैं। ठीक है, ये कहना चाहिए कोशिका है। इसको आप एनिमल सेल कहिए, प्लांट सेल कहिए, कवक सेल कहिए, चाहे प्रोटिस्टा का सेल कहिए, जीवाणु का कोशिका अभी छोड़ देते हैं। तो ये मान लो कोशिका है। कोशिका के मध्य में क्या होती है, केंद्रक। क्या होती है, केंद्रक। ये जो केंद्रक है इसके अंदर में क्या पाई जाती है, ये हो गए आप लोगों का गुणसूत्र। ठीक है, और ये गुणसूत्र में ही इस प्रकार से क्या पाई जाती है, डीएनए पाई जाती है। इसको हम लोग क्रोमोसोम बोलेंगे, क्रोमोसोम। और इसको क्या बोलेंगे हम लोग, डीएनए। ठीक है, या फिर कहना चाहिए जीन। जीन क्या होता है, डीएनए का एक भाग होता है। डीएनए का क्या होता है, एक भाग होता है। क्लियर। तो हमारे शरीर में, पौधों के शरीर में ये जो डीएनए होता है यही क्या कार्य करता है, आनुवंशिकी का कार्य करता है। डीएनए, जीन क्या कार्य करता है, आनुवंशिकी का। और ये क्रोमोसोम को क्या बोलते हैं हम लोग, आनुवंशिकी का वाहक। आनुवंशिकी का वाहक। और इस डीएनए और जीन को क्या बोलते हैं हम लोग, आनुवंशिक पदार्थ। क्लियर। तो जब डीएनए द्वारा, जब क्रोमोसोम द्वारा
जब जीन द्वारा क्या होता है, आनुवांशिकी का कार्य होता है, तब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस, क्योंकि क्रोमोसोम द्वारा क्या हो रहा है, आनुवांशिकी के कार्य हो रहा है। और चूंकि कहना चाहिए केंद्रक के अंदर पाई जाती है, किसके अंदर पाई जाती है, केंद्रक, तो इसको क्या नाम दिया जाता है, एक दूसरा नाम इंट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस। इंट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस, इंट्रा न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस के अंदर पाई जाती है और आनुवांशिकी के कार्य करती है, तो इंट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस, क्लियर, या फिर क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस। लेकिन अब यहाँ पर हम लोग चलते हैं बैक्टीरिया में। किस में चलते हैं हम लोग, बैक्टीरिया सेल में। बैक्टीरिया सेल में कहना चाहिए न्यूक्लियाइड पाई जाती है, और इसमें कहना चाहिए न्यूक्लियस के बाहर एक इस प्रकार से एक और ऑर्गन पाई जाती है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्लाज्मिड कहेंगे। क्या कहेंगे, प्लाज्मिड। और ये प्लाज्मिड आनुवांशिकी का कार्य कर सकता है, कुछ मात्रा में आनुवांशिकी का कार्य कर सकता है, इसी कारण कहना चाहिए प्लाज्मिड को क्या कहा जाता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस, एक्स्ट्रा कहा जा रहा है मतलब बाह्य आनुवांशिक पदार्थ है ये, ठीक है। चूँकि ये न्यूक्लियस के बाहर होती है, चूँकि ये न्यूक्लियस के बाहर होती है, जिसके कारण इसको क्या कहा जा सकता है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस। एक्स्ट्रा, जबकि इसको क्या कहा जाता है, इंट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस, और इसको क्या कहेंगे, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इनहेरिटेंस। और ये कहाँ पाई जाती है, कोशिका के साइटोप्लाज्म में पाई जाती है। ये कहाँ पाई जाती है, कोशिका के साइटोप्लाज्म में, जिसके कारण इसका एक और अतिरिक्त नाम होता है साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। क्या होता है, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। तो यहाँ पर कहना चाहिए पूरी फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा। तो प्लाज्मिड किसके एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस मटेरियल है, तो किसका है, ये जीवाणु का है, वायरस का नहीं है, क्लियर। वायरस में तो प्लाज्मिड नहीं पाई जाती है, शैवाल का नहीं है, अमीबा का नहीं है, क्लियर। शैवाल तो एक पादप है, अमीबा क्या है, एक प्रोटिस्टा है। तो ये प्लाज्मिड विशेष रूप से किस में पाई जाती है, जीवाणु में पाई जाती है। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है प्लाज्मिड, क्योंकि प्लाज्मिड का उपयोग किस में होता है, वेक्टर के रूप में होता है। सबसे अधिक उपयोग कहना चाहिए जेनेटिक इंजीनियरिंग में होता है, बायोटेक्नोलॉजी में होता है, टूल के रूप में इसका उपकरण होता है, ठीक है जी। एक उपकरण के रूप में इसका क्या होता है, उपकरण होता है, या फिर इनका उपयोग होता है, क्लियर। यहाँ से प्लाज्मिड से क्वेश्चन आते ही रहते हैं। इनके बारे में और विस्तृत अध्ययन करना है तो 12वीं बायोलॉजी का जेनेटिक इंजीनियरिंग या फिर बायोटेक्नोलॉजी का जो 4th यूनिट का चैप्टर है, उनका आप लोग विशेष रूप से अध्ययन करिए। यदि आप 12वीं में नहीं हैं तो आप डायरेक्ट कहना चाहिए गूगल से अध्ययन कर सकते हैं। आगे है टिकोइक अम्ल किस में पाया जाता है, टिकोइक अम्ल किस में पाया जाता है, तो बैक्टीरिया को कहना चाहिए स्टेनिंग के बाद 2 प्रकारों में विभाजित किया जाता है। एक होता है ग्राम पॉजिटिव और एक होता है ग्राम निगेटिव। ग्राम पॉजिटिव का कहना चाहिए कोशिका भित्ति मोटी होती है और ग्राम निगेटिव की कोशिका भित्ति क्या होती है, पतली होती है, क्लियर। तो कहना चाहिए टिकोइक अम्ल एक में प्रेजेंट रहेगा और एक में क्या रहेगा, एब्सेंट रहेगा। तो टिकोइक अम्ल ग्राम पॉजिटिव में पाई जाती है, किस में पाई जाती है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में, और ग्राम निगेटिव में नहीं पाई जाती है। तो उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर, बी। आगे है नाइट्रिक आरी जीवाणु होते हैं, नाइट्रिक आरी जीवाणु होते हैं। जीवाणुओं में जो पोषण होते हैं, जैसे कि जीवाणु ऑटोट्रॉफ्स भी होते हैं, स्वयंपोषी भी होते हैं। जब स्वयंपोषी होते हैं तो ये कहना चाहिए कीमोसिंथेसिस या फिर फोटोसिंथेसिस। जो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से जो जीवाणु अपना भोजन बनाते हैं उसको कहना चाहिए फोटोसिंथेटिक कहते हैं, और इसको ऑटोट्रॉफ्स बोलेंगे। कीमोसिंथेसिस रसायन संश्लेषण द्वारा भी अपना भोजन बना सकते हैं, लेकिन इसको भी क्या बोलेंगे, ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। मतलब ऑटोट्रॉफ्स आगे चलकर 2 प्रकार का हो सकता है, कीमोसिंथेसिस और फोटोसिंथेसिस। ये हेट्रोट्रॉफ्स भी होते हैं। हेट्रोट्रॉफ्स के अंतर्गत ये पैरासाइट भी हो सकते हैं, सेप्रोफाइटिक भी हो सकते हैं, सिम्बायोसिस भी हो सकते हैं, नॉन सिम्बायोसिस भी हो सकते हैं। ये सब कहना चाहिए इनके पोषण होते हैं। तो आपको यहाँ पर बताना है
नाइट्रिकारी जीवाणु होते हैं। मतलब जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले जो जीवाणु होते हैं, इनमें से क्या होते हैं, क्या वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, कि सेप्रोफाइटिक होते हैं, कि पैरासाइट होते हैं, कि कीमोसिंथेसिस होते हैं। तो चूँकि कहना चाहिए जो नाइट्रिफिकेशन करने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं, ये कहना चाहिए जो नाइट्रोजन होते हैं उसको अमोनिया या फिर अमोनियम, फिर आगे चलकर नाइट्राइट और उसके बाद नाइट्रेट, ये सब रासायनिक पदार्थ है। मतलब एक रासायनिक पदार्थ को दूसरे रासायनिक पदार्थों में क्या करते रहते हैं, चेंजेज करते रहते हैं। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा, रसायन संश्लेषणी। उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर, रसायन संश्लेषणी। क्लियर। आगे चलते हैं। सबसे छोटा जीवाणु है, सबसे छोटा जीवाणु है, तो इसको आपको याद करना पड़ेगा कि सबसे छोटे जीवाणु कौन से हैं। तो यहाँ पर उत्तर क्या है, सी, मतलब डायलिस्टर। क्या है, डायलिस्टर। आगे है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी श्वसन कर सकते हैं। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी श्वसन कर सकते हैं। तो आपको उत्तर बताना है, इनमें से कहना चाहिए कौन सी बैक्टीरिया है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी श्वसन कर सकते हैं। तो उत्तर है यहाँ पर क्लोस्ट्रीडियम। क्लोस्ट्रीडियम ये एक जीवाणु है, आप लोग सुने होंगे, इनकी एक प्रजाति होता है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, जिनसे कहना चाहिए टिटनेस नामक क्या होता है, रोग होता है। टिटनेस धनुष टंकार, जिसमें कहना चाहिए हमारी जो मसल्स होती है, हमारे मसल्स में हमेशा सिस्टोल डायस्टोल मतलब संकुचन शिथिलन होते रहते हैं। संकुचन शिथिलन लगातार होते रहते हैं, जिनके कारण ही गति होता है और आगे चलकर लोकोमोशन होता है। तो मान लो कहना चाहिए जो पेशियाँ होती हैं, मसल से होती है, उसमें संकुचन शिथिलन होती रहती है, लेकिन मान लो कहना चाहिए संकुचन की स्थिति में ही रुक जाती है, तब उसी को क्या कहा जाता है, टिटनेस कहा जाता है। और टिटनेस एक कहना चाहिए जीवाणु जनित रोग होता है जो क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी नामक बैक्टीरिया के कारण होती है। और ये जो क्लोस्ट्रीडियम होते हैं ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी क्या करते हैं, ये श्वसन कर सकते हैं। क्लियर। आगे है, पृथ्वी पर उत्पन्न प्रथम जीव था। मतलब पृथ्वी में जो प्रथम जीव जो उत्पन्न हुआ था उनमें पोषण कैसे होता था, ये बताना है। ये भी कहना चाहिए, पहले नीट में कई बार आया हुआ है, पीएमटी में। मृतोपजीवी गलत, रसायन विषमपोषी सही, मतलब कीमो हेट्रोट्रॉप्स, फोटोसिंथेसिस गलत, ऑटोट्रॉप्स गलत। ठीक है, ये क्वेश्चन उस समय ऐसे आया था, पृथ्वी पर उत्पन्न प्रथम जीव में पोषण कैसे होता था, तो वहाँ पर ऑप्शन में था केवल हेट्रोट्रॉप्स, विषमपोषी। मतलब स्वयंपोषी तो बाद में हुए हैं, स्वयंपोषी बाद में हुए हैं, प्रकाश संश्लेषणी बाद में हुए हैं, मृतोपजीवी बाद में हुए। सबसे पहले क्या थे, हेट्रोट्रॉप्स। लेकिन किस प्रकार के हेट्रोट्रॉप्स थे, ये थे कीमो हेट्रोट्रॉप्स। मतलब ये विषमपोषी तो थे, लेकिन रसायनों के माध्यम से अपना भोजन क्या करते थे, प्राप्त करते थे। क्लियर। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा, कीमो हेट्रोट्रॉप्स, मतलब रसायन विषमपोषी। क्लियर। आगे क्वेश्चन है, जीवाणु का वृद्धि ग्राफ है। जीवाणु का वृद्धि ग्राफ है। तो यहाँ पर कहना चाहिए जो जीवाणु का जो वृद्धि ग्राफ होता है, ये कहना चाहिए पौधों या फिर अन्य जंतुओं पर भी ये लागू होता है। आप लोग एक चैप्टर है एनिमल में, पहले पुराने कहना चाहिए जो 12वीं का सिलेबस था उसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बाद कहना चाहिए एक चैप्टर था वृद्धि ग्रोथ। ठीक है जी, वृद्धि ग्रोथ नामक एक चैप्टर था जिसमें विशेष रूप से कहना चाहिए ग्रोथ का कहना चाहिए एक ग्राफ दिया था उसमें। ठीक है, तो ग्राफ कहना चाहिए इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से। तो ये जनरली तौर पर ये इस प्रकार से एस आकार का होता है। किस प्रकार का होता है, एस आकार का, जिसके कारण इसको कहना चाहिए सिग्माइड कर्व भी कहा जाता है। सिग्माइड कर्व भी इसको कहा जाता है, या फिर ग्रोथ ग्राफ या फिर वृद्धि ग्राफ के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, तो ये प्रारंभिक अवस्था को कहना चाहिए लेग फेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है,
लेग फेज, ठीक है। ये आगे को कहना चाहिए लॉग फेज, और ये आगे को स्टेशनरी, और ये लास्ट को स्टडी मतलब स्थिर फेज कहा जाता है। लेग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी और स्टडी मतलब स्थिर फेज। तो 4 फेज होती है इसमें, ठीक है। तो इसका अर्थ यह होता है कि प्रारंभिक अवस्था में कोई भी जीव हो, उनका ग्रोथ धीरे धीरे होता है, तो ये इस प्रकार से धीरे धीरे उठता है। और लॉग फेज में कहना चाहिए तीव्र गति से वृद्धि होता है, तो इसको ऐसे यहाँ पर खड़ी कर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद कहना चाहिए जो स्टेशनरी होता है, सेंसेंट फेज भी कहा जाता है इसको, और इसको स्टडी फेज स्थिर अवस्था। तो यहाँ पर वृद्धि क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। क्या हो जाती है, धीमी हो जाती है। तो इनको डायरेक्ट ऊपर नहीं उठाते हैं, और बाद में वृद्धि स्थिर हो जाती है, तो ये ऐसे हो जाता है, एकदम स्थिर हो जाता है। तो पहले कहना चाहिए उत्तर क्या आ जाएगा यहाँ पर, लेग फेज, फिर लॉग फेज, फिर स्टेशनरी, इसको कहना चाहिए सेंसेंट फेज भी कहा जाता है, और लास्ट में स्टेडी मतलब स्थिर फेज। क्लियर। इसका कहना चाहिए, जैसे कि एक उदाहरण देता हूँ मैं, जैसे कि क्रिकेट मैच होता है, तो इस प्रकार से कहना चाहिए हम लोग जब टीवी देखते हैं तो उसमें एक ग्राफ दिखाई देता है, ठीक है। ये ग्राफ मान लो इस प्रकार का होता है, यहाँ पर रन रेट होता है, और यहाँ पर ओवर होती है नीचे में, जैसे एक पहला ओवर है मान लो, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस प्रकार से बढ़ते बढ़ते कहना चाहिए मान लो ये 20-20 मैच है मान लो, तो यहाँ पर है। तो पहले ओवर में मान लो कहना चाहिए 10 रन बनती है, तो यहाँ पर मान लो एक 10 है, तो ये इस प्रकार से एक बिल्डिंग बनेगा, ठीक है। उसके बाद कहना चाहिए दूसरे ओवर में 12 रन बनती है, तो यहाँ पर ये 12 हो जाएगा। तीसरे ओवर मान लो 15 रन बनती है, तो ये और बड़ा हो जाएगा। यदि चौथे ओवर में कहना चाहिए 5 रन बनती है, तो ये ऐसे छोटे हो जाएगा, ठीक है। मान लो कहना चाहिए 5वें ओवर में रन ही नहीं बनती है, तो यहाँ पर बिल्डिंग ही नहीं बनेगा। यदि 6वें ओवर में 8 रन बनती है, तो ऐसे बनती है। मतलब ये क्या प्रदर्शित करता है, ये किस ओवर में कहना चाहिए कितने कितने यहाँ पर वृद्धि हुई है। तो इसी प्रकार से कहना चाहिए जब मानव का ग्रोथ होता है, जीवाणु का कहना चाहिए ग्रोथ होता है, तो वह कहना चाहिए किस प्रकार का बनता है, वह एक इस प्रकार से एस आकार का बनेगा। किस प्रकार से बनेगा, एक एस आकार का। प्रारंभ में कम वृद्धि तो लेग फेज, ज़्यादा वृद्धि लॉग फेज, फिर कहना चाहिए थोड़ी सी कम हो जाती है स्टेशनरी सेंसेंट, यहाँ फिर क्या हो जाती है, रुक जाती है, तो इसको स्टडी कहा जाता है। क्लियर। तो उत्तर क्या आ जाएगा, सी। आगे है ई कोलाई का डीएनए होता है। ई कोलाई का डीएनए होता है, जो जीवाणु होते हैं इसमें डीएनए पाया जाएगा। डीएनए का आनुवंशिक पदार्थ होता है। तो आप लोगों को पता होगा वायरस को छोड़कर सभी में क्या होती है, डीएनए और आरएनए दोनों होते हैं। यहाँ पर मान लो कहना चाहिए हम लोग वायरस को छोड़ देते हैं। किसको छोड़ देते हैं, वायरस, ये वायरस को छोड़ देते हैं। बाकी कहना चाहिए जितने भी है उनमें डीएनए भी पाया जाएगा और आरएनए भी पाया जाएगा, ठीक है। तो वायरस को छोड़कर जो 5 जगह है इनमें डीएनए भी पाया जाएगा और आरएनए भी पाया जाएगा। क्लियर। तो जब डीएनए रहेगा तब यही क्या कार्य करेगा, आनुवंशिकी का कार्य करेगा। ये आरएनए आनुवंशिकी का कार्य नहीं करेगा। लेकिन वायरस में कहना चाहिए वायरस एक ऐसा जीव होता है, इसमें या तो कहना चाहिए डीएनए रहेगा या फिर आरएनए रहेगा, दोनों इसमें नहीं पाई जाती है। वायरस में या तो ये पाया जाएगा या फिर ये पाया जाएगा, दोनों नहीं पाया जाएगा। तो मान लो कोई वायरस, एनिमल वायरस ले लेते हैं जिसमें डीएनए मान लो नहीं पाई जाती है। मान लो कोई वायरस है जिसमें डीएनए नहीं पाई जाती है, तो इनकी अनुपस्थिति में आरएनए क्या कार्य कर सकता है, आनुवंशिकी का कार्य कर सकता है। तो ये माना जाता है जो एनिमल वायरस होते हैं वो डीएनए होते हैं, मतलब उसमें डीएनए पाए जाते हैं। और जो प्लांट वायरस होते हैं उसमें आरएनए पाए जाते हैं। तो प्लांट वायरस को क्या माना जाता है, आरएनए वायरस। लेकिन ये
केवल एक सिंबॉलिक है। अंदर हम लोग अध्ययन करेंगे तो बहुत अधिक कहना चाहिए विविधता भी या फिर अपवाद पाए जाते हैं। तो यहाँ पर इतना याद रखिए, जो वायरस होते हैं या तो उसमें डीएनए पाए जाएंगे या फिर उसमें आरएनए पाए जाएंगे। लेकिन वायरस को छोड़कर जितने भी जीव होती है उसमें डीएनए और आरएनए दोनों पाए जाते हैं। तो यहाँ पर डीएनए क्या कार्य करेगा? आनुवांशिकी का कार्य करेगा। क्लियर? तो यहाँ पर कहना चाहिए जो डीएनए होते हैं, यहाँ पर जो डीएनए होते हैं डबल स्ट्रैंड वाले भी हो सकते हैं और सिंगल स्ट्रैंड वाले भी हो सकते हैं। एक देखते हैं जो जीवाणु होते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका, जो कहना चाहिए जो बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। और उसके बाद इधर जो 4 जगत होते हैं, मतलब इधर 4 जगत में कहना चाहिए जो प्रोटिस्टा है, ठीक है। और उसके बाद फंजाई है और प्लांटी है और एनिमेलिया है, ठीक है। ये किंगडम मोनेरा है ये, जिसमें बैक्टीरिया आती है। इनका कहना चाहिए जो बैक्टीरिया होता है, इनका जो डीएनए होता है, न्यूक्लियस तो होते हैं लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होते हैं, तो इसको न्यूक्लियाइड कहा जाता है। और इनके डीएनए क्या होते हैं? गोलाकार होते हैं या फिर आयताकार होते हैं, गोलाकार होते हैं या फिर आयताकार होते हैं, ठीक है जी, सर्कल नुमा होते हैं। लेकिन जो कहना चाहिए जो यूकैरियोटिक कोशिका होते हैं, ये चारों कहना चाहिए यूकैरियोटिक कोशिका वाले होते हैं, ये प्रोकैरियोटिक है। तो यूकैरियोटिक कोशिका होते हैं, इनके डीएनए कहना चाहिए लाइनर क्रम में होते हैं, मतलब रेखी क्रम में पाए जाते हैं, लाइनर या फिर रेखी है। क्लियर? और ये जो डीएनए होते हैं यदि कहना चाहिए इस प्रकार से रहेंगे तब इसको डबल स्ट्रैंड वाले कहते हैं, और यदि ये इस प्रकार से रहेंगे तब इसको क्या कहते हैं? सिंगल स्ट्रैंड कहते हैं, ठीक है। तो कहना चाहिए जो वाटसन एवं क्रिक ने जो डीएनए का मॉडल दिया था वो डबल स्ट्रैंड वाले थे। 1953 में डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिए थे और 1962 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए थे, ठीक है जी। लेकिन कुछ जीवाणु होते हैं, कुछ वायरस होते हैं, उनके डीएनए सिंगल स्ट्रैंड वाले भी हो सकते हैं। बैक्टीरिया होते हैं उसके कुछ डबल स्ट्रैंड वाले हो सकते हैं, कुछ का सिंगल स्ट्रैंड वाले भी हो सकते हैं। उसको याद करना पड़ता है कि इसमें डबल स्ट्रैंड है, जीवाणु में प्रोकैरियोटिक में गोलाकार आयताकार तो रहेगा सर्कल नुमा, लेकिन कहना चाहिए जो डीएनए रहेगा या तो डबल स्ट्रैंड रहेंगे या फिर सिंगल स्ट्रैंड रहेंगे। तो यहाँ पर आपको याद करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कहना चाहिए ई कोलाई का डीएनए डबल स्ट्रैंड वाले होते हैं। क्या होते हैं? डबल स्ट्रैंड वाले। तो यहाँ पर उत्तर क्या है? डी, डबल स्ट्रैंड व सर्कल नुमा या गोलीय या गोलाकार या फिर आयताकार। क्लियर? अगला क्वेश्चन है एंटीबायोटिक प्रतिरोधक के लिए जीन कहाँ पाए जाते हैं? एंटीबायोटिक प्रतिरोधक के लिए जीन कहाँ पाए जाते हैं? ठीक है, तो किस में पाई जाती है? प्लाज्मिड में पाई जाती है। मान लो ये बैक्टीरिया है, मान लो क्या है, ये एक बैक्टीरिया है। जैसे कि हमको कहना चाहिए बैक्टीरिया से कोई रोग हो गया, बैक्टीरिया से क्या हो गया? कोई रोग हो गया। जैसे कि टाइफाइड है, टिटनेस है, डिप्थीरिया है, वूपिंग कॉग है, टीबी है, अस्थमा है, मतलब बैक्टीरिया से बहुत रोग होते हैं। ठीक है, तो कहना चाहिए मान लो कोई भी बैक्टीरिया से रोग हो गया तो उस रोग को ठीक करने के लिए हम लोग क्या लेते हैं? एंटीबायोटिक लेते हैं। एंटीबायोटिक या तो हम लोग टेबलेट के रूप में लेंगे, कैप्सूल के रूप में लेंगे, इंजेक्शन के रूप में लेंगे, कोई भी मेडिसिन लेते हैं, मतलब एंटीबायोटिक लेते हैं। ठीक है, और एंटीबायोटिक का परिभाषा क्या होता है? एंटीबायोटिक एक रासायनिक पदार्थ है। एंटीबॉडी एक रासायनिक पदार्थ है जो विभिन्न सूक्ष्म जीवों से बनाया जाता है और विभिन्न सूक्ष्म जीवों को ही नष्ट करने के लिए इसको बनाया जाता है। ठीक है, जैसे कि पेनिसिलियम नोटेटम एक कवक है, इनसे रोग उत्पन्न होता है। पेनिसिलियम नोटेटम एक कवक है, इनसे क्या होता है? रोग उत्पन्न होता है। और पेनिसिलियम नोटेटम से ही कहना चाहिए पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक से बनाए जाते हैं। और ये एंटीबायोटिक से किसको नष्ट करते हैं? पेनिसिलियम नोटेटम को ही नष्ट करते हैं। उदाहरण के तौर पर टीबी एक रोग होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस टीबी। ये होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया से, मतलब एक सूक्ष्मजीवी से। तो इसी सूक्ष्मजीवी से कहना चाहिए क्या बनाई जाती है? एंटीबायोटिक से बनाई जाती है। और वह एंटीबायोटिक से किसको नष्ट करते हैं? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस को ही नष्ट करते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर परिभाषा क्या होगा? एंटीबायोटिक एक रासायनिक पदार्थ है जो विभिन्न
सूक्ष्म जीवियों से बनाए जाते हैं और विभिन्न सूक्ष्म जीवियों को नष्ट करने या वृद्धि को रोकने के लिए ही बनाए जाते हैं। विश्व का प्रथम एंटीबायोटिक्स पेनिसिलिन है, जिसको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में बनाए थे। ये अधिकांश कहना चाहिए आते रहते हैं, या फिर आप बायोलॉजी की स्टूडेंट हैं तो छोटे छोटे जो बायोलॉजी का है उसको आप लोगों को हमेशा याद रखना पड़ेगा। तो मान लो कहना चाहिए बैक्टीरिया है, ये क्या है, ये बैक्टीरिया है। अब इनसे हम कहना चाहिए हमारे शरीर में कोई रोग हो गया तो हम लोग क्या लेंगे, एंटीबायोटिक्स लेंगे। ठीक है, क्या लेंगे, ये इनका न्यूक्लियाइड एंटीबायोटिक, ये प्लाज्मिड है इनका, ये क्या है इनका प्लाज्मिड। ठीक है, तो एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो इस एंटीबायोटिक्स के विरुद्ध में इसमें जीन कहाँ पाए जाते हैं, इस प्लाज्मिड में पाए जाते हैं, जो एंटीबायोटिक्स के विरुद्ध में कार्य करते हैं। इसी कारण बैक्टीरिया की तुरंत मृत्यु नहीं हो पाती है। क्लियर, जब तक इनकी मृत्यु नहीं होगा तब तक रोग ठीक नहीं होगा। तो हम लोग एंटीबायोटिक्स की सहायता से इनके पहले सेल वाल को तोड़ते हैं। सेल वाल भी आसानी से नहीं टूटते हैं क्योंकि वो पेप्टिडोग्लाइकान से बने होते हैं, और यदि टूट भी जाती है तो इनमें प्लाज्मिड में जीन पाए जाते हैं जो एंटीबायोटिक के कहना चाहिए रेसिस्टेंस पावर उसमें पाए जाते हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन है पेप्टिडोग्लाइकान या फिर NAM या NAG या पॉलीसेकेराइड किनके कोशिका भित्ति में पाए जाते हैं। तो आप लोगों को मैं इसी टेस्ट में बताया हूँ, ये सब कहना चाहिए किस में पाई जाती है, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया में। किस में पाई जाती है, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया में। तो उत्तर क्या आ जाएगा, डी। ये क्वेश्चन पहले कई बार PMT में आए हैं। पहले नीट नहीं होता था, पहले PMT होता था। अलग अलग राज्य में PMT होता था। ठीक है, जो छत्तीसगढ़ में होते थे उनको CGPMT, मध्य प्रदेश में होते थे उनको MPPMT, सेंट्रल में होते थे CPMT, AIPMT। ठीक है, तो उस समय कहना चाहिए छात्रों को दिक्कत होता था, अनेक फार्म भरने पड़ते थे, अन्य राज्यों कई बार एग्ज़ाम दिलाने के लिए जाने पड़ते थे। तो इन सब कहना चाहिए छात्रों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए कहना चाहिए नीट लाया गया। क्या लाया गया, नीट, नेशनल लेवल का कहना चाहिए एग्ज़ाम है। ठीक है, जिसके तहत कहना चाहिए पूरी भारत के सभी स्टूडेंट नीट एग्ज़ाम को दिलाते हैं। ठीक है जी, नेशनल एंट्रेंस एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो उस समय कई बार ये पूछा जाता था कि जीवाणु के जो सेल वाल होते हैं वो किस रासायनिक पदार्थ के बने होते हैं। तो किसके बने होते हैं, पेप्टिडोग्लाइकान। लेकिन और यदि हम लोग उसको ध्यान से विस्तृत अध्ययन करेंगे तो उसमें NaCl म्यूरेमिक अम्ल, NaCl ग्लूकोसामाइन और उसमें पॉलीसेकेराइड भी पाए जाते हैं। क्लियर। आगे है ग्राम स्टेनिंग के पश्चात बैगनी रंग का जीवाणु है। ठीक है, ये तो हमको पता है कि स्टेनिंग करते हैं कोई भी रंजक से, यदि पर्पल कलर ग्रहण करते हैं तो ग्राम पॉजिटिव है, यदि ग्रहण नहीं करते हैं तो ग्राम निगेटिव। लेकिन इस चारों ऑप्शन में आपको बताना है इनमें से कौन सी बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है। तो यहाँ पर उत्तर है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, इनसे कहना चाहिए TB होता है। क्या होता है, TB का लक्षण होता है बार बार खांसी आना। ठीक है जी, आजकल ये रोग कहना चाहिए कम हो गया है क्योंकि इनके लिए कौन सा वैक्सीन आ गया है, BCG बेसिलस कालमेट-गुरिन। कालमेट एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने इनका क्या किया है, खोज किया है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है DNA का वृत्ताकार अणु पाया जाता है। DNA का वृत्ताकार अणु पाया जाता है। ठीक है, तो हमको ये पता है जो बैक्टीरिया होती है, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होते हैं, ठीक है, इनके जो DNA होते हैं ये क्या होते हैं, वृत्ताकार होते हैं या फिर गोलाकार बोल सकते हैं, सर्कुलर या फिर सर्कल नुमा बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये कहना चाहिए जीवाणु में तो होती ही है। ठीक है, जीवाणु में तो होती ही है। इनको छोड़कर
ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं, ये जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ये कहना चाहिए ऐसे ऑर्गन होते हैं, इनमें भी डीएनए पाए जाते हैं, इनमें भी आरएनए पाए जाते हैं, चाहे एनिमल सेल हो, चाहे प्लांट सेल हो, चाहे प्रोकैरियोटिक हो, चाहे यूकैरियोटिक हो, इन सब में कहना चाहिए डीएनए पाए जाते हैं। जैसे कि एक उदाहरण ये कहना चाहिए, एक उदाहरण लेते हैं, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका है और ये मान लो यूकैरियोटिक कोशिका है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में इस प्रकार से न्यूक्लियाइड है, ठीक है, और यूकैरियोटिक कोशिका में ये क्या है, ये केंद्रक है। अब इसमें क्या पाई जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है। ये क्या है, मान लो माइटोकॉन्ड्रिया है। यदि आप कहना चाहिए प्लांट कोशिका का अध्ययन कर रहे हैं तो उसमें इस प्रकार से क्या पाए जाएंगे, क्लोरोप्लास्ट भी पाए जाएंगे। तो ये कहना चाहिए माइटोकॉन्ड्रिया है और ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है जी। तो ये जीवाणु का है, इसमें जो डीएनए पाए जाएंगे वो कहना चाहिए वृत्ताकार तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन जो ये यूकैरियोटिक कोशिका है, ये यूकैरियोटिक कोशिका है, इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं और इसमें जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं, इसमें भी डीएनए पाए जाते हैं, इसमें भी डीएनए पाए जाते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया में जो डीएनए पाए जाते हैं वो भी कैसे होते हैं, वृत्ताकार होते हैं। लेकिन यूकैरियोटिक कोशिका में ये जो केंद्रक है, इसमें जो डीएनए पाए जाएंगे वो क्या होते हैं, लाइनर होते हैं। क्या होते हैं, लाइनर होते हैं, मतलब रेखीय होते हैं। तो उत्तर क्या आ जाएगा यहाँ पर, डी, मतलब उपरोक्त सभी। क्लियर। आगे चलते हैं, आर्की बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया से किस प्रकार भिन्न होते हैं। इसी टेस्ट में हम लोग शुरुआत में देखे थे, आर्की बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया को किस को आधार मानकर विभाजित किया गया है, आरएनए, राइबोसोमल आरएनए के आधार पर इन दोनों को कहना चाहिए अलग अलग विभाजित किया गया है। यू बैक्टीरिया मतलब आधुनिक बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया मतलब आद्य बैक्टीरिया। तो वहाँ पर हम लोग शुरू में ही देखे थे आरएनए के आधार पर इनको दो प्रकारों में विभाजित किया गया, मतलब आधार माना गया आरएनए को। तो यहाँ पर क्वेश्चन है आर्की बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया से और किस में भिन्न होते हैं। तो यहाँ पर उत्तर क्या है, सी। दोनों का कहना चाहिए जो सेल मेम्ब्रेन होती है उनकी संरचना में भिन्नता पाई जाती है। सेल मेम्ब्रेन मतलब कोशिका की चारों तरफ ये जो मेम्ब्रेन होती है यही क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। तो दोनों की सेल मेम्ब्रेन की संरचना में क्या पाई जाती है, भिन्नता पाई जाती है। क्लियर। आगे क्वेश्चन है, गलत कथन पर विचार कीजिए। गलत कथन पर विचार कीजिए। जीवाणु की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है, तो यही क्या है, गलत है, क्योंकि जीवाणु की कोशिका भित्ति नाक, पॉलीसेकेराइड या पेप्टिडोग्लाइकान की बनी होती है। जीवाणु राइबोसोम 70S सही। ये जो राइबोसोम होते हैं कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहलाती है। एक उदाहरण बताता हूँ, ये कहना चाहिए मान लो एक प्रोकैरियोटिक कोशिका है और ये कहना चाहिए एक यूकैरियोटिक कोशिका है। ये प्रोकैरियोटिक कोशिका और ये यूकैरियोटिक कोशिका, ठीक है जी। ये इनका न्यूक्लियाइड है और इसका न्यूक्लियस है। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है ये राइबोसोम है। ये छोटे छोटे सबसे छोटे कण होते हैं जिसको बाद में कहना चाहिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इसको क्या किया गया था, खोज किया गया था क्लाउड एवं पायलट द्वारा, ठीक है। ये सबसे छोटे कण होती है, ये दिखाई नहीं देती है, वैसे तो कोशिका ही माइक्रो होता है। तो ये जो प्रोकैरियोटिक होती है इनकी जो राइबोसोम होती है ये 70S होती है। क्या होती है, 70S होती है। और ये जो कहना चाहिए जो यूकैरियोटिक का होती है ये 80S होते हैं। एस मतलब सेडिमेंट्री कोफिशिएंट, एस मतलब सेडिमेंट्री कोफिशिएंट, हिंदी में बोलेंगे अवसादन गुणांक, मतलब एक वेट को व्यक्त करता है। तो प्रोकैरियोटिक की राइबोसोम 70S और यूकैरियोटिक का 80S, मतलब प्रोकैरियोटिक की राइबोसोम की दक्षता कम होती है, मतलब अवसादन गुणांक कम होती है, और यूकैरियोटिक कोशिका इनकी कहना चाहिए राइबोसोम की दक्षता या फिर अवसादन गुणांक क्या होती है, ज़्यादा होती है। और राइबोसोम मतलब समझते हैं कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री, साइटोलॉजी में उसका अध्ययन करेंगे, ठीक है जी। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग बोलते हैं कोशिका का पावर हाउस, लाइसोसोम को कहा जाता है कोशिका की आत्महत्या की थैली, न्यूक्लियस को कहा जाता है कोशिका का ब्रेन,
कोशिका का मस्तिष्क, क्योंकि नियंत्रण आर्गन होते हैं, पूरी कोशिका पर नियंत्रण करके रखते हैं। उसी प्रकार से राइबोसोम को कहा जाता है प्रोटीन की फैक्ट्री, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस किसमें होती है, राइबोसोम्स में होती है। क्लियर। यहीं से और क्वेश्चन आते रहते हैं, जैसे कि ये जो 70S है, क्या है ये 70S, कोशिका में हर समय ये 70S के रूप में नहीं पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं 50 और 30 में, 50 और 30 में, और ये 80 पाए जाते हैं 60 और 40 में, 60 और 40 में। यहाँ पर ध्यान देंगे, जैसे 70 है, मान लो 70S, तो ये अलग अलग रहते हैं। तो 50 और 30 में कैसे होते हैं, 50 और 30 को यदि हम लोग जोड़ेंगे तो 80 हो जाता है, और ये 80 को देखेंगे तो ये होता है 60 और 40 में, जब दोनों को जोड़ेंगे तो ये 100 हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें यह माना जाता है जब ये कोशिका में होते हैं, अलग अलग होते हैं छोटे छोटे सब यूनिट में, 50 और 30 में, लेकिन जब दोनों जुड़ते हैं, जैसे कि मान लो ये 50 है और ये 30 है, दोनों अलग अलग रहेंगे, दोनों का अवसादन गुणांक अलग रहेगा, लेकिन जब दोनों जुड़ते हैं तो यहीं जुड़ते हैं, वहीं पर कुछ अवसादन गुणांक क्या हो जाती है, कमी आ जाती है, जिसके कारण ये 80 ना होकर कितने हो जाते हैं, 70 हो जाते हैं। यही कहानी इसमें है, जैसे अलग अलग रहते हैं तो 60 और 40 रहेंगे, 60 और 40 रहेंगे, लेकिन जब दोनों आपस में जुड़ेंगे तो वहाँ पर कुछ अवसादन गुणांक की क्या होती है, कमी होती है, जिसके कारण जुड़ने के बाद कितना हो जाते हैं, 80 हो जाते हैं। क्लियर। उसके बाद है आगे क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन है मेथेनोजेंस किससे संबंधित होते हैं, मेथेनोजेंस किससे संबंधित होते हैं। तो आप लोगों को पता होगा कुछ जीवाणु मेथेनोजेंस होते हैं जो मेथेन गैस को उत्पन्न करते हैं। ये जो मेथेनोजेंस होते हैं ये आर्की बैक्टीरिया होते हैं, आधा बैक्टीरिया होते हैं, ओल्ड बैक्टीरिया होते हैं। और ये जो मेथेनोजेंस होते हैं जो कहना चाहिए कैटल होते हैं, क्या होते हैं, कैटल होते हैं, जैसे कि गाय होते हैं, भैंस होते हैं, इनको हम लोग कैटल बोलते हैं। ठीक है। इनके जो कहना चाहिए जो आहार नाल होते हैं, इनके जो आहार नाल होते हैं ये आहार नाल में पाए जाते हैं मेथेनोजेंस। इसी कारण जो काऊ होते हैं, बफेलो होते हैं, इनके जो कहना चाहिए जो मल मूत्र होते हैं, गोबर होते हैं, उनको यदि हम लोग बायोगैस में कहना चाहिए घोल कर एंट्री करा देते हैं, अंदर में डाल देते हैं, तो कहना चाहिए किस गैस की उत्पत्ति होती है, मेथेन गैस की उत्पत्ति होती है, CH4 गैस की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। ये तो मेथेनोजेंस एक आधा बैक्टीरिया है, ओल्ड बैक्टीरिया है, जो कहना चाहिए जो कैटल होते हैं उनके आहार नाल में विशेष रूप से ये पाई जाती है। क्लियर। जीवाणु को चिपकने के लिए विशिष्टता प्रदान करता है, जीवाणु को चिपकने के लिए विशिष्टता प्रदान करता है, तो यहाँ पर उत्तर है डी, ग्लाइकोकेलिक्स। ग्लाइकोकेलिक्स, ये ग्लाइकोकेलिक्स पुस्तकों में उल्लेख नहीं होता है। जैसे कि मान लो कहना चाहिए ये क्या है, ये जीवाणु कोशिका है, ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन है और इसके चारों तरफ पाई जाती है सेल वॉल। ठीक है। तो हम लोग जब इनका अध्ययन करते हैं ये न्यूक्लियाइड है और ये मीजोसोम्स है ये। ठीक है। इसमें और DNA RNA वगैरह इसमें है, मान राइबोसोम वगैरह। अब इसके चारों तरफ क्या पाई जाती है, फिम्ब्री, क्या पाई जाती है, फिम्ब्री या पिलाई। तो वहाँ पर हम लोग अध्ययन करते हैं पुस्तकों में, ये जो फिम्ब्री होती है ये चिपकने में मदद करती है। और ये फिम्ब्री या फिर पिलाई कहना चाहिए 8 प्रकार के होते हैं, 1 से लेकर 7 और एक 8। जो 8वें नंबर के होते हैं और जो पहले नंबर के होते हैं इनको सेक्स पिलाई कहा जाता है। पहले और 8वें नंबर को सेक्स पिलाई कहा जाता है, मतलब ये सेक्स पिलाई कहना चाहिए कंजुगेशन में मदद करते हैं। कंजुगेशन एक लैंगिक प्रजनन की एक विधि है जो उसमें मदद करते हैं। और जो बीच वाले होते हैं वो चिपकने में मदद करते हैं, बीच वाले होते हैं वो चिपकने में मदद करते हैं। लेकिन यहाँ पर सेक्स पिलाई या फिर
फिमरी यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है, तो जीवाणु को चिपकने के लिए विशिष्टता प्रदान करता है, तो उत्तर में होता है ग्लाइकोकेलिक्स। ग्लाइकोकेलिक्स ये माना जाता है जो जीवाणु के चारों तरफ जो फ्लैजिला पाई जाती है। मान लो कहना चाहिए ये जीवाणु है, ये जीवाणु में मान लो जो फ्लैजिला पाई जाती है जिनकी सहायता से लोकोमोशन होता है, इस फ्लैजिला में ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड का बना हुआ ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड का बना हुआ ग्लाइकोकेलिक्स पाई जाती है, जो जीवाणु को चिपकने के लिए क्या प्रदान करती है, विशिष्टता प्रदान करती है। क्लियर। तो आज का टेस्ट यहीं पर कहना चाहिए समाप्त करते हैं। और ये विशेष रूप से जो किंगडम मोनेरा है जिसके अंतर्गत जीवाणु आते हैं, साइनोबैक्टीरिया आते हैं, एक्टिनोमाइसिटिस आते हैं, माइकोप्लाज्मा आते हैं, ये ऐसे जीव होते हैं जिसके बारे में हम लोग ज़्यादा नहीं जानते हैं, क्योंकि जो बायोलॉजी के स्टूडेंट होते हैं सबसे पहले जो एनिमल होते हैं उसके बारे में ज़्यादा रुचि लेते हैं, उसके बारे में ज़्यादा जानकारी रखते हैं। और हमारे शरीर में जो विभिन्न तंत्र होते हैं इसके बारे में थोड़ी बहुत पहले से ही जानते रहते हैं मिडिल स्कूल हाई स्कूल में, लेकिन बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, साइनोबैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिटिस ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानते हैं। और यहाँ से अधिकांश रिसर्च भी होते रहते हैं, एंटीबायोटिक के लिए रिसर्च होते रहते हैं। तो आप लोग कहना चाहिए जीवाणु का जो चैप्टर है उनको विशेष रूप से अध्ययन कीजिए, और उसके बाद मेरे जो यूट्यूब चैनल है उसको देखिए, और उसके बाद अधिक से अधिक टेस्ट का आप लोग अध्ययन करिए। क्लियर। यहाँ पर ये केवल एक टेस्ट नहीं है, इनके साथ आपको मैं इतना विस्तृत बताता हूँ कि आप बिना थ्योरी पढ़े यहाँ पर क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। क्लियर। तो अभी के लिए केवल इतना ही, अगले दिन पुनः अध्ययन करेंगे जो किंगडम मोनेरा का जो अगले टेस्ट है, ये टेस्ट नंबर 3 इसका नहीं है, किंगडम मोनेरा का प्रथम टेस्ट है ये। ठीक है। इससे पहले हम लोग लिविंग वर्ल्ड में 2 टेस्ट ले चुके थे, तो ये तीसरा टेस्ट है। तो कल अध्ययन करेंगे हम लोग किंगडम मोनेरा के अंतर्गत जो 4th टेस्ट है उसका अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए केवल इतना ही।